अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 14 है हमारा। हम लोग अभी तक जो है वो एचआर प्रोसेस से गो थ्रू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो एचआर प्रोसेस है दैट इज़ डन, दैट इज़ कंप्लीट। तो हम लोग जो है उसी एचआर प्रोसेस की कंटिन्यूएशन करते हैं और उसकी मदद से जो है वो मज़ीद जो नेक्स्ट पार्ट्स है हमारे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एचआर प्रोसेस जो है हमारा एज क्योंकि कंप्लीट है वो, तो हम लोग उस एचआर प्रोसेस से बियॉन्ड अब मूव करेंगे आज से जो है ना हमारा। जिस तरह आपके सामने ये मैंने एचआर प्रोसेस जो है वो ड्रा किया है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये वो एचआर प्रोसेस है जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो अब इसके अंदर, ठीक है, हमारे ऑल द चैप्टर्स आर डन। हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल सेट करती हैं, अपना मिशन होता है, उनका गोल्स बनते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें हर तरह के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होता है, उनमें से ह्यूमन रिसोर्स भी एक है। तो उस पर्सपेक्टिव को देखते हुए फिर एचआर प्लानिंग की जाती है। जिस तरह गोल के बाद आपको पता है गोल सेट करना ही प्लानिंग का पहला पार्ट है ना। तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अलाइन करेंगे एचआर गोल्स के साथ। तो पहला काम यहाँ पे ये होगा, एचआर प्लानिंग स्टार्ट होगी। तो एचआर प्लानिंग में एचआर के गोल्स डिसाइड किए जाएंगे। अब वो गोल्स क्या होते हैं बेसिकली, उसमें हम ये देखते हैं कि हमें कौन से ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है, कब रिक्वायर्ड है, उस पर के एस एज क्या हों उनके पास, उनकी कितनी तादाद होनी चाहिए, ठीक है, वो कब हम हायर करें, ये सारी चीज़ें हमने डिसाइड करना है। फिर हमने डिमांड और सप्लाई के रूल को भी देखना है कि इंटरनली हमारे पास कैंडिडेट्स हैं या एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आएंगे हमारे पास बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। देन जब हमने डिसाइड कर लिया है, थिंक गोल हैज़ चेंज्ड, तो जॉब एनालिसिस नहीं होगा। आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि जॉब एनालिसिस टू फॉर्म्स में जो है वो ख़ास तौर पे ज़रूरी होता है। नंबर वन, जब नई जॉब कोई क्रिएट हो। नंबर टू, जब कोई जॉब में चेंज हो। इन बोथ द सिनेरियोज वी नीड न्यू जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस में हम जेडी, जेएस और जेई को करेंगे। ऑफ कोर्स आपसे कोई पूछे तो आप जेडी और जेएस ज़्यादा प्राइमरली बताओ, लेकिन जेई कुड आल्सो बी पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। देन वी डू रिक्रूटमेंट on the basis of, आपको पता है, जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, वी पुट एन ऐड। ऐड के बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम ऑनलाइन ऐड दे सकते हैं, हम न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, हम लोग जो है रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, ऐड दे सकते हैं। तो ये हमारा रिक्रूटमेंट का पहला स्टेप्स है। एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं और एप्लीकेशन रिसीव होकर उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। समटाइम ये सारे काम ऑर्गेनाइजेशंस खुद करती हैं, बट दे मे आल्सो आउटसोर्स अदर फर्म्स फॉर दैट दो सर्विसेज। जिस तरह रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर की रिक्रूटमेंट एजेंसीज हो सकती हैं जो आपके लिए काम करती हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग करते हैं देन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज वुड वर्क फॉर यू। उसकी एग्जांपल्स हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, या इस तरह की और कोई भी एजेंसी जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है। देन वी हैव अ प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी जो हमारे लिए काम करती है। एनटीएस आपके सामने एक एग्जांपल थी। इस तरह की और एक लिस्ट है पूरी बनी हुई जो आजकल काम कर रही है पाकिस्तान के अंदर। वो सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वो आपके लिए रिक्रूटमेंट करती हैं। तो अच्छा, समटाइम वो सिलेक्शन का काम भी करती हैं, खाली रिक्रूटमेंट नहीं, दे आर वर्किंग फॉर सिलेक्शन एज वेल। लाइक वो टेस्ट भी लेती हैं, वो इंटरव्यू भी लेती हैं। तो हमने डिस्टिंग्विश किया था सिलेक्शन और इंटरव्यू को, सॉरी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट को, कि हमने कहा था कि सिलेक्शन में हम टेस्ट और इंटरव्यूज लेते हैं और उससे पहले जितना काम होता है वो सारा रिक्रूटमेंट में होता है। तो प्रैक्टिकली इनको बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो कलेक्टिवली डिस्कस करती हैं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का प्रोसेस कहती हैं। अच्छा, इंसान एक इंडिविजुअल के जो है वो रिक्रूटमेंट में, आपको पता है हमने सोर्सेज पढ़े हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट है और एक्सटर्नल है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी हो सकती है। तो ये रिक्रूटमेंट है। देन सिलेक्शन है। सिलेक्शन में हमने वेरियस फॉर्म्स ऑफ टेस्ट पढ़े थे जो हम टेस्ट लेते हैं। वो आपको पता है वेस्टिब्यूल टेस्ट हो सकते हैं, वो सिमुलेशन के टेस्ट हो सकते हैं, वो वर्क सैम्पलिंग हो सकती है, और बहुत सारी फॉर्म्स है। देन इंटरव्यूज़ की फॉर्म्स हमने पढ़ी थी कि बिहेवियरल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, सिचुएशनल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, वन टू वन इंटरव्यू हो सकता है, पैनल, ग्रुप, मैस, किसी और फॉर्म में भी इंटरव्यू हो सकता है। तो इंटरव्यू के बाद, टेस्ट पास करने के बाद इंडिविजुअल्स को कंडीशनल ऑफर लेटर दिया जाता है। फिर उनका जो कंडीशंस होती हैं वो दो हैं, एक मेडिकली फिट होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करती। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो सेंसिटिव होती हैं ख़ास तौर पे, उनमें ये सारे काम किए जाते हैं। मिलिट्री की जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उसमें आपका बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये जो आपका एकेडमिक चेकअप है, ये एकेडमिक बैकग्राउंड का चेक है, ये तो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, और मेडिकल एग्जामिनेशन भी ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। चलिए, तो ये एग्जामिनेशन के बाद, ये जब आपके वेरिफिकेशंस हो जाएंगी, इसके बाद यू आर गिवन द परमानेंट जॉब ऑफर। नाउ द बॉल इज इन कोर्ट ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉय कि वो ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो, अगर तो वो एक्सटर्नल कैंडिडेट था,
ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट एंड पार्सल नहीं था पहले, तो उसको फिर ओरिएंटेशन की ज़रूरत होगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, ओरिएंटेशन होगी। ओरिएंटेशन में आपने पढ़ा था सोशलाइजेशन होती है, इसमें हम जो है वो 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। हमारा प्री अराइवल होता है, हमारा इनकाउंटर स्टेज होता है, और फिर उसके बाद मेटामॉर्फोसिस होता है। अगर मेटामॉर्फोसिस में आप अपने आप को बदल लेते हैं तो यू एडजस्ट इन दैट इन्वायरमेंट। अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो बहुत सारे लोग अर्ली करियर में ही, लाइक जॉब स्टार्ट हुई, विद इन फ्यू डेज दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ओरिएंटेशन बेसिकली है, उसके अंदर एडजस्टमेंट है आपकी। ओके, तो ओरिएंटेशन के बेनिफिट्स पढ़े थे हमने बहुत सारे। हमने इसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट पढ़ी थी कि सुपरवाइजर होता है, एचआर मैनेजर होता है, सीईओ होता है, आपके पीयर्स हो सकते हैं आपके ओरिएंटेशन के अंदर शामिल। फॉर्मल हो सकती है ओरिएंटेशन, इनफॉर्मल हो सकती है ओरिएंटेशन। जिस तरह रैगिंग हमने डिस्कस किया था, ये इनफॉर्मल की एग्जांपल है। फॉर्मल में ये होता है जिस तरह आपका बॉस ने किया है, आपका बॉस आपके साथ रैगिंग कभी नहीं करेगा, ठीक है, कि वो एक फॉर्मल अथॉरिटी के साथ चल रहा है। देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी इसी के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेनिंग इज़ फॉर करंट नीड्स एंड डेवलपमेंट इज़ फॉर फ्यूचर नीड्स। तो ट्रेनिंग जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स की है, ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है, उसकी सब कैटेगरीज हमने पढ़ी थी। डेवलपमेंट हमने पढ़ा था, वो भी तकरीबन ट्रेनिंग की जो कैटेगरीज हैं वो डेवलपमेंट में भी आती हैं, बट एडिशन टू फ्यू। देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है हमारे पास। आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हम लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे। दैट माइट बी ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, दैट माइट बी ऑन एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड, या एट स्पेसिफिक टारगेट या स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, उसके मुताबिक। तो परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया, उसके बहुत सारे मेथड्स हमने पढ़े थे। हमने कहा था 2 बेसिक कैटेगरीज हैं, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स हैं एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। तो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे पास, उनके अंदर हम एक इंसान की परफॉर्मेंस को उसके अपने टारगेट्स या उसकी जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट कंपेयर करते हैं। और रिलेटिव स्टैंडर्ड्स में हम एक इंसान के परफॉर्मेंस को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके करते हैं। तो ये रिलेटिव स्टैंडर्ड्स हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कंपनसेशन सिस्टम इज डिसाइडेड कि हाउ वी विल कंपनसेट एम्प्लॉइज। उसमें हमने पढ़ा था कि कंपनसेशन जो है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी, मेंबरशिप बेस भी, परफॉर्मेंस बेस भी। तो जो परफॉर्मेंस बेस था वहाँ तक हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था। फिर चैप्टर 12 में हमने देखा जो मेंबरशिप बेस्ड बेनिफिट्स की बात करता था, तो वो हर मेंबर को मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जैसी मर्जी है। तो दिस इज ऑल जो एचआर प्रोसेस से रिलेटेड। नाउ वी हैव सम अदर लाइक चैलेंजेस या अदर यू कैन से द एस्पेक्ट्स जो एचआर के अंदर ही फॉल करते हैं। लाइक ये चैप्टर 14 है हमारा, तो इसमें हम देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी जो लेबर रिलेशंस हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, हाउ दे लिव अप इन लिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ दे बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेबर रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना हमारे पास वो यूनियंस हैं। आपको पता है यूनियंस होती हैं हर इदारे में बनी हुई। आप सुनते होंगे पीआईए की, अभी कभी न्यूज़ सुनी है तो पीआईए की यूनियन है, पाकिस्तान रेलवे की यूनियन है, पाकिस्तान स्टील की यूनियन है। तो यूनियंस बनाई क्यों जाती हैं, ये यूनियंस की एग्जिस्टेंस क्यों होती है? A union is an organization of workers acting collectively, seeking to promote and protect its mutual interests through collective bargaining. बेसिकली जो यूनियन होती है ना, ये एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करती है। ये एम्प्लॉई यूनियन की बात हो रही है। देखिए स्टूडेंट्स ने भी अपनी यूनियंस बनाई हुई हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी यूनियन कहला सकती है। तो यूनियन माइट बी परमानेंट, यूनियन माइट बी टेम्परेरी, कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं एक सर्टन टाइम के लिए कोई एक खास मकसद के लिए, वो भी यूनियन कहलाएगी उनकी। लेकिन वो सारी जो यूनियन होती है उसका मकसद जो है दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, सबके म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए बार्गेन करना, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। नाम से भी उसके सिग्निफाई हो रहा है ना, बार्गेनिंग आप जानते हैं जिस तरह मार्केट में बार्गेनिंग होती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है, अगर आप दो वर्ड्स को मिला दें, कलेक्टिव यानी म्यूचुअल के लिए, अगर म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए आप बार्गेन करते हैं किसी के साथ तो विल कॉल इट कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यूनियन का काम ही बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग है। छोटी सी एग्जांपल है आपके सामने, ये एग्जाम्स की बारी थी तो स्टूडेंट यूनियन जो है, जो रिप्रेजेंट करती है स्टूडेंट्स को, दे गॉट टुगेदर कुछ और स्टूडेंट्स को साथ लेके, एंड सेड दैट वी आर रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स एंड वी हैव दिस राइट। तो इस तरह एम्प्लॉइज़ की यूनियंस भी होती हैं। पीटीसीएल का बहुत बड़ा एक स्कैंडल था, ठीक है, उसमें यूनियन की पूरी एक रिप्रेजेंटेशन थी। जिस तरह आजकल पीआईए ने अनाउंस किया है ना बच्चों, आप अगर न्यूज़ को पढ़ते हैं तो सुना करें, पढ़ा करें न्यूज़ को। तो न्यूज़ अगर आपने सुनी है तो वो वॉलंटरी सेपरेशन फ्रॉम सर्विस स्कीम की तरह की एक स्कीम लॉन्च उन्होंने की है कि आप वॉलंटरली रिटायर हो जाएं पीआईए से तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अब ये जो है, हो सकता है यूनियन उस पर प्रोटेस्ट करे, हो सकता है यूनियन के साथ उसकी सेटलमेंट हो चुकी हो। अगर यूनियन के साथ उसकी सेटलमेंट हो चुकी है तो वी विल कॉल इट कलेक्टिव बार्गेनिंग आउटकम। अगर नहीं हुई तो हम उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कहेंगे। पीटीसीएल के केस पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये केस हुआ था, ये 2007-8 की बात है या 6 की बात है कि उन्होंने वॉलंटरी सेपरेशन फ्रॉम सर्विस, जिस तरह गोल्डन हैंडशेक की एक गवर्नमेंट ने दी थी 90s के एंड पे,
इसी तरह ये वाली स्टार्ट हुई, तो इसके अंदर जो है उन्होंने कहा कि आप वॉलंटरली अगर सेपरेट हो जाते हैं सर्विस से, रिटायर हो जाते हैं, तो हम आपको बेनिफिट ज़्यादा देंगे, अदरवाइज हम बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को निकालेंगे तो उनको कम बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यूनियन वालों जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे पीटीसीएल के एम्प्लॉइज़ के, दे गॉट टुगेदर, उसके 4 5 6 लोग जो हैं वो उन्होंने आगे बढ़े, उन्होंने मैनेजमेंट से कहा जी आप हमारे साथ डील करें, एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट्स के लिए इकट्ठे हो गए, मीटिंग्स चलती रही। मीटिंग्स में जो है वो एम्प्लॉइज़ के लिए तो कुछ ना बना, लेकिन उन्होंने अपने लिए बड़ी अच्छी डील कर ली। उन सबको जो है वो कोई करोड़ों रुपए दिए गए, आई डोंट नो एग्जैक्ट अमाउंट, एज्यूम कर लेते हैं 1-1 करोड़ रुपए सपोज उन्हें दिया गया। उन्हें कहा गया दुबई चले जाएँ, दुबई में उनको जो है वो कुछ जॉब्स ऑफ़र की गई या रेज़िडेंस ऑफ़र की गई या कुछ बेनिफिट्स ऑफ़र किए गए, आप पूरी फैमिली को यहाँ से ले जाएँ। तो वो 24 आवर्स के अंदर-अंदर उनकी टिकट्स बनी, उनका सारा प्रोसेस हुआ एंड दे फ्ल्यू अवे। अल्टीमेटली क्या हुआ, एम्प्लॉइज़ बेचारे वहीं के वहीं रह गए और जो यूनियन के लीडर्स थे, वो बेनिफिट लेके भाग गए। तो यूनियंस ऐसी यूनियंस इफेक्टिव यूनियंस नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स इनइफेक्टिव यूनियंस है, उसका नुकसान है। अच्छा, अब इम्पैक्ट ऑफ यूनियनाइजेशन क्या है? ओनली अबाउट 13% ऑफ द प्राइवेट सेक्टर वर्कफोर्स इज यूनियनाइज्ड। ये अमेरिका की फिगर है और पुरानी फिगर है, ऑफ कोर्स डिफरेंट होगी। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये परसेंटेज और कम होगी, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट यूनियंस। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनियन से घबराते भी हैं, बिकॉज पोलिटिसाइज करना इज नॉट वन ऑफ आवर लाइक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी। और हम पॉलिटिक्स को जो है वो अच्छी तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। दैट इज़ वन अगेन वन डायलेमा। तो मेरे पास कोई पाकिस्तान की फिगर नहीं है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन ये रियलिटी है कि यूनियनाइजेशन की तरफ पूरी दुनिया में इंक्लाइनेशन रिलेटिवली कम है। ठीक है, एंड देन लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स टिपिकली स्टिपुलेट, यूजुअली जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, तो उनमें वेजेस, आवरली, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिमिट मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, ठीक है, ये जो है यूजुअली इन्फ्लुएंसेस हैं। अक्सर यूनियंस जो हैं वो जिसके लिए काम करती हैं, एम्प्लॉइज़ के आवर्स को रिड्यूस या मैनेज करने के लिए काम करती हैं। देन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती हैं। अक्सर जिस तरह आप सुनते हैं कि फलां कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को जो है वो परमानेंट कर दिया गया, तो वो भी बेसिकली यूनियन के अक्सर आउटकम्स होती हैं। अक्सर आप सुनते हैं माल रोड पे पंजाब असम्बली के सामने जो है वो अक्सर माल है, जेल है, माल ही है आई बिलीव सो। तो अक्सर जो है वहाँ पे पंजाब असम्बली के सामने नर्सेज़ ने हड़ताल कर दी, नर्सेज़ की यूनियन थी, हमें पक्का किया जाए, तो पक्का कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है, यानी परमानेंट कर दिया जाए। सैलरीज़ बढ़ाई जाएँ जी, हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई, बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने। अब वो बेसिकली जो इकट्ठे हुए हैं, वो यूनियन ही उनको इकट्ठा करती है। तो अब ये यूनियन मेंबरशिप बाय इंडस्ट्री है। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ फार्मलाइज़ नहीं है। असल में यूनियंस होती हैं जहाँ फार्मलाइज़ चीज़ें हों। इनफॉर्मल के अंदर कम यूनियंस होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे देखें ना, इन सारे सेक्टर्स में से बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो इनफॉर्मल हैं। आप सबसे ऊपर देखें, क्लॉकवाइज चलें, 12 क्लॉक पे जो है एग्रीकल्चर पाकिस्तान में है, सारी का सारा इनफॉर्मल है। होलसेल फॉर्मल है, कम्युनिकेशन फॉर्मल है, सर्विसेज, माइनिंग, माइनिंग फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, कंस्ट्रक्शन मेजॉरिटी पोर्शन इनफॉर्मल है, फाइनेंस इंश्योरेंस टोटली फॉर्मल है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा फॉर्मल है, इसमें इनफॉर्मल पार्ट भी आ जाता है, गवर्नमेंट तो है ही फॉर्मल। अक्सर आपको यूनियंस जो है ना वो गवर्नमेंट के इदारों में ही नज़र आएंगी, यहाँ भी आपको परसेंटेज नज़र आ रही है, ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट के इदारों में है। देन वाई एम्प्लॉइज ज्वाइन यूनियंस, बेनिफिट बेसिकली क्या है यूनियंस को ज्वाइन करने का? लाइक नंबर वन है हायर वेजेस एंड बेनिफिट्स हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ लार्ज मेंबर्स एंड निगोशिएटिंग स्किल्स ऑफ प्रोफेशनल बार्गेनर सॉरी गिव यूनियंस एन एडवांटेज ओवर इंडिविजुअल्स। यूनियन के जो सेक्रेटरीज या प्रेसिडेंट्स या जो हेड सेलेक्ट किए जाते हैं, बेसिकली ये वो लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो ज़रा स्ट्रांग हों, कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छी हों, व्यू पॉइंट्स में अच्छी हों, एग्रीएबलनेस इनमें लो हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि एग्रीएबलनेस, पर्सनैलिटी उनकी ऐसी हो कि वो किसी की बात से एग्री ना करते हो, थोड़े से स्टबर्न हो जाएं तो ठीक है, काम ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा। क्योंकि अगर आपने एग्रीएबलनेस ज़्यादा हो एक लीडर के अंदर, तो वो दूसरों के सामने आर्ग्यूमेंट्स अपने बिल्ड करने के बजाय ना वो दूसरों के आर्ग्यूमेंट से एग्री कर जाएगा। तो दैट इज़ वाई जो है ऐसे लोग सेलेक्ट किए जाते हैं जो रिलेटिवली स्ट्रांग हों, इमोशनली स्ट्रांग हैं, इमोशनली ड्रेन नहीं होते जल्दी, उनमें जो एग्रीएबलनेस वो लो है, और दे नो द थिंग्स, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर वो जानते हैं, इन दैट वे दे कैन प्रूव देमसेल्फ टू बी गुड लीडर ऑफ अ यूनियन। तो अक्सर फिर यूनियंस के अंदर वेजेस और बेनिफिट्स जो यूनियन के में ज्वाइन करते हैं या जहाँ यूनियन स्ट्रांग होती है वहाँ अक्सर औकात बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को मिलते हैं। ग्रेट जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, जॉब सिक्योरिटी होती है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसकी पीटीसीएल की। तो पीटीसीएल जो है उसके अंदर दो कि यूनियन ने
सबको धोखा दिया, लेकिन ओरिजिनली तो यूनियन अगर काम करती ईमानदारी से तो माइट बी वीएसएस का कल्चर ही और होता है, या वीएसएस का सिनेरियो ही डिफरेंट होता। तो जो यूनियंस हैं वो जॉब सिक्योरिटी, आपको जॉब, आपकी जॉब्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो जहाँ यूनियन होती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फायर समवन, टू डाउन साइज एम्प्लॉइज, तो अक्सर का सिक्योर जॉब्स हो जाती हैं लोगों की। देन इन्फ्लुएंस ओवर वर्क रूल्स के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक यूनियंस रिप्रेजेंट वर्कर्स एंड डिफाइन चैनल्स फॉर कंप्लेंट्स एंड कंसर्न्स। ये रिसेंटली वो जो हुआ है कि एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी है इंडिया के अंदर, तमिलनाडु में, तो वहाँ पे कोई 200 या के करीब एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी। उन्होंने शीशे तोड़े, उन्होंने कहा जी ये वेजेस हमें कम देते हैं, ये हमसे ज़्यादा आवर्स काम कराते हैं, हमें ओवर टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या है, बेसिकली यूनियन का इन्फ्लुएंस है ना, कि ओवर वर्क रूल जो है वो यूनियंस जो है बेसिकली आपको हैंडल कर सकती हैं, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकती हैं, प्रेशर क्रिएट कर सकती हैं। देन अब वाई एम्प्लॉइज जॉइन यूनियंस में है, कंपलसरी मेंबरशिप है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं समझने वाले। हमारे पास यूनियन शॉप्स हैं, हमारे पास एजेंसी शॉप्स हैं, हमारे पास ओपन शॉप्स हैं। तो यूनियन शॉप्स अगर आप देखें तो requires that all employees hired into positions covered under the collective bargaining agreement must join the union। अगर आप इसको गौर से पढ़े ना कि शॉप से हम शॉपिंग करते हैं ना, तो जब हम शॉपिंग करें तो दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ यूनियन। जिस तरह रिक्वायर्स दैट ऑल एम्प्लॉइज हायर्ड इनटू पोजीशंस कवर्ड अंडर द कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट मस्ट ज्वाइन द यूनियन। यानी हम जिन लोगों को कलेक्टिव बार्गेनिंग के रिटर्न में रखवा रहे हैं, उनको हायर करवा रहे हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर देम कि इन रिस्पांस दे विल ज्वाइन द यूनियन। तो दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट यूनियन शॉप्स। ठीक है। एजेंसी शॉप्स है, रिक्वायर्स नॉन यूनियन एम्प्लॉइज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू यूनियन फीस एंड ड्यूज। ज्वाइन नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन दे विल वर्क एज एजेंट्स। वो जो हमारी यूनियन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज देयर एजेंट, एंड एवरी मेंबर इधर दे आर मेंबर और नॉन मेंबर, दे हैव टू पे सर्टेन फी और द ड्यूज। तो ये कहलाती है एजेंसी शॉप, कि इसमें एजेंट के तौर पे काम करते हैं जो यूनियन मेंबर्स होते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज फॉर यूनियन एंड नॉन यूनियन मेंबर्स, दे हैव टू पे समथिंग इन रिटर्न एंड दैट इज फीस एंड ड्यूज। देन ओपन शॉप से हमारे पास, इसमें अलाउ यूनियन मेंबर्स टू बी टोटली वॉलंटियरली, दैट्स टोटली वॉलंटियर। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई कंपल्शन नहीं होती है, वी कॉल इट ओपन शॉप्स। ठीक है। अच्छा, देन इसमें है मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप क्लासेस रिक्वायर यूनियन मेंबर्स टू रिमेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें मेंबरशिप हम कैसे मेंटेन करते हैं कि जो ज्वाइन करते हैं तो टिल दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन दे विल रिमेन मेंबर ऑफ द यूनियन। दिस इज ओपन शॉप। तो एनीवन कैन जॉइन देम, एनीवन कैन लीव देम, दिस इज ओपन शॉप। लेकिन जो लोग जो हैं मेंबर हैं, कॉन्ट्रैक्ट है उनका, तो दे विल रिमेन मेंबर्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। देन ड्यूज चेक ऑफ्स है। ड्यूज चेक ऑफ्स क्या हैं कि provisions require employers to withhold union dues from members paychecks। कि जिस तरह होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके लिए जो पेमेंट है, या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पे जो सैलरी देती हैं उसमें से सर्टेन अमाउंट काटेंगी यूनियंस के लिए। तो ये कहलाती हैं ड्यू चेक ऑफ्स। यानी प्रोविजंस रिक्वायर्ड एम्प्लॉयर्स टू विदहोल्ड यूनियन ड्यूज फ्रॉम मेंबर्स पे चेक्स। जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चों जो है ना, यूनियन है टीचर्स की, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन उसका नाम है। तो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के लिए मंथली ड्यूज सबकी सैलरीज में से काटे जाते हैं, सारे टीचर्स की। तो अब वो क्या है, बेसिकली वो ड्यूज चेक ऑफ्स है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन काट रही है यूनियन के लिए। यानी अब देखें, ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है कि देयर शुड बी अ यूनियन इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो ये भी बिलीव करते हैं ना कि वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और पॉजिटिवली एक्ट करेंगे। तो दिस इज ड्यूज चेक ऑफ्स। आई होप सबको चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन बच्चों, वेगनर्स एक्ट है, अगेन ये यूएसए बेस्ड एक्ट है। ठीक है, लेकिन इट्स अ वेरी नोन एक्ट। इसको जरा थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। आल्सो नोन एज द नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट, NLRA इसे कहते हैं। ठीक है। देन बिल ऑफ राइट्स फॉर यूनियंस गारंटीइंग राइट टू ऑर्गेनाइज एंड बार्गेन कलेक्टिवली। ठीक है, तो इसके अंदर यूनियंस के लिए बेसिकली वेगनर एक्ट जो है ना, ये यूनियंस के लिए बनाया गया था कि यूनियंस कैसे काम करेंगी, यूनियंस क्या अलाउड है उनको और क्या उनको अलाउड नहीं है। देन नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड है, इसी के बेस पे बना है, एक्ट के बेस पे। अब ये क्या करता है, डिटरमिन्स बार्गेनिंग यूनिट्स, conducts elections and prevents or corrects unfair labor practices।
अब यहाँ पे ये बोर्ड बना दिया गया कि यूनियन से बियॉन्ड, ये बोर्ड खुद ही काम करेगा, प्रोएक्टिवली काम करेगा, ये बार्गेनिंग यूनिट्स डिटरमिन करेगा हु विल बार्गेन, ठीक है, एंड कंडक्ट्स इलेक्शंस, ये इलेक्शन करवाता है यूनियंस के लिए ये इलेक्शन करवाते हैं कि एक टाइम होता है, ये अपने जिम्मे लेंगे कि यूनियंस वर्क करेंगे ये 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जब वो सेलेक्ट हो जाएंगे यूनियन मेंबर्स, 2 साल गुजरेंगे, सपोज उसका 2 साल ड्यूरेशन है, तो आफ्टर 2 इयर्स ये कंडक्ट करवाएंगे, ये दे आर रिस्पॉन्सिबल कि वो कंडक्ट करवाएं यूनियंस के इलेक्शंस, ठीक है। और तीसरी बात ये कि ये प्रोएक्टिवली काम करेंगे यूनियन के एक्टिव होने से पहले कि दे विल प्रिवेंट any unfair practice that is being actually in practice at organization and work level, तो ये इनका काम है। अब वैगनर एक्ट में क्या फर्दर आता है इसमें, unfair labor practices include क्या कुछ है, like interfering with an employee's rights to bargain collectively and refusing to bargain collectively with employees representatives। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर सपोज कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं करना चाहती, ठीक है, तो ये एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो गई ना, मैनेजमेंट जो है वो अंदर से मैनिपुलेट करना चाहती है, जिस तरह पीटीसीएल ने जो किया था, एज पर वैगनर्स एक्ट इट वाज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कि उन्होंने उनके एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स दिए एंड दे रैन अवे, ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। देन रिफ्यूजिंग टू बार्गेन कलेक्टिवली विद एम्प्लॉइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप रिफ्यूज करते हैं इन दैट केस यू विल आल्सो बी एक्चुअली आंसरेबल फॉर दैट कि आपने जो है वो क्यों रिफ्यूज किया, तो इट इज राइट ऑफ द यूनियन, इट इज राइट ऑफ द एम्प्लॉइज कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो की जाए। मूविंग फर्दर बच्चों, टैफ्ट हार्टले एक्ट है, इसमें आल्सो नोन एज द लेबर मैनेजमेंट रिलेशन एक्ट है, LMRA इट इज कॉल्ड, एंड स्पेसिफाइड अनफेयर यूनियन लेबर प्रैक्टिसेस, ठीक है, इसमें कुछ हैं, ये यूनियन के ऊपर है बेसिकली, हमने जो वैगनर एक्ट पढ़ा है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ये यूनियंस पे इंप्लीमेंट हो रहा है। लाइक कोअर्शन ऑफ एम्प्लॉइज टू ज्वाइन द यूनियन, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो यूनियन को ज्वाइन करे। रिफ्यूजिंग टू बार्गेन कलेक्टिवली, यूनियन वाले कहें मैं तुम्हारा मामला मैं लेके ही नहीं जाता, कर लो जो करना है, ऐसे भी नहीं कर सकते। एंगेजिंग इन इलीगल स्ट्राइक्स एंड बाइकॉट्स, अगर आप इलीगल स्ट्राइक या बाइकआउट करते हैं दैट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय दिस लॉ, एंड ऑब्टेनिंग कंपेंसेशन फॉर सर्विसेज नॉट परफॉर्म्ड, और समटाइम यूनियन वाले कहें कि हमें पैसे दें, हम आपके लिए काम नहीं करते, काम करें या ना करें, दे आस्क यू फॉर दैट, if they are not working for that then in that case जो है वो जो यूनियन का मेंबर या यूनियन वाले जो है those would be penalized according to this act। तो समटाइम होता है ना यूनियन वाले थोड़ी सी बदमाशी भी करते हैं, लोगों को फोर्स करते हैं, कोर्स करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। देन नेक्स्ट इसी के पार्ट है कि प्रोहिबिटेड क्लोज शॉप है, सेकेंडरी बाइकआउट्स एंड गिव द प्रेसिडेंट पावर टू इशू कूलिंग ऑफ पीरियड है। क्लोज शॉप्स हमने डिस्कस किया था ना पहले कि क्लोज शॉप्स के अंदर हमारे पास ये ओपन शॉप्स है ना, ओपन शॉप्स में जो है इट्स ओपन फॉर एवरीवन, ठीक है, कि वो ज्वाइन कर सकता है। क्लोज शॉप्स होती हैं जब व्हेन यू हैव क्लोज द शॉप्स कि नो वन कैन लीव यू, ठीक है, ये क्लोज शॉप्स है, एक एम्प्लॉय छोड़ना चाहता है आप उसे कहें यू कैन नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेकेंडरी बाइकआउट्स है जिसमें आप बाइकआउट करते हैं और बेसिकली ये बाइकआउट्स जो है दैट वुड बी आई बिलीव सो दैट वुड बी रिएक्टिव, ठीक है, कि आप जो है बेसिकली पहले तो एक बाइकआउट चला, ठीक है, आप उस एक मिनट जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं इसकी आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। अगर सपोज वर्कर्स ने बाइकआउट किया है बच्चों, वर्कर्स ने स्ट्राइक की है, ठीक है, तो जो यूनियन है वो कहेगी जी वर्कर ने बिल्कुल ठीक किया, दिस इज सेकेंडरी बाइकआउट। तो बाइकआउट शुड ऑलवेज बी लाइक इट शुड बी कम्युनिकेटेड फर्स्ट, it should be through union, so we got it secondary boycott जब it is secondarily reported by the supported by the union। प्राइमरली इसमें एम्प्लॉइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें यूनियन भी बाद में शामिल हो जाती है तो वी विल कॉल इट सेकेंडरी बाइकआउट। तो सेकेंडरी बाइकआउट जो है आपको इस तरह अलाउ नहीं है, यूनियन शुड रिप्रेजेंट एम्प्लॉइज, तो प्राइमरली यूनियन की एक्टिविटी है ये, एम्प्लॉइज की एक्टिविटी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है सपोज, तो इन दैट केस सिनेरियो क्या शो कर रहा है कि यूनियन का कंट्रोल नहीं है एम्प्लॉइज के ऊपर, तो यूनियन क्यों जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है सैलरी से पैसे काटती है, और क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो या उसके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन करवाए, वो इसलिए है ना कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के दरमियान एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन जाए जो इन दोनों को ब्रिज करे। अगर वो ब्रिज ही टूट गई है, वो ब्रिज काम ही नहीं कर रही, तो फिर यूनियन के होने का फायदा नहीं है, तो फिर यूनियन शुड बी penalized फॉर दैट, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी बाइकआउट। तो इन दैट सिनेरियो यूनियन इज नॉट अलाउड कि वो इस तरह का काम करे। यूनियन शुड कंट्रोल एम्प्लॉइज, अगर यूनियन एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट कर रही है तो उन्होंने एम्प्लॉइज को कंट्रोल भी करना, वो एम्प्लॉय को कुछ ऐसा नहीं करने देंगे जो यूनियन के अगेंस्ट जा रहा हो,
ठीक है, एंड गिव द प्रेसिडेंट पावर टू इशू अ कूलिंग ऑफ पीरियड। ठीक है, इसमें अक्सर होता है जो प्रेसिडेंट होता है ना यूनियन का, उसको कूलिंग ऑफ पीरियड जो है उसकी पावर दी जाती है कि गो एंड कूल डाउन द एम्प्लॉइज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्चुअली। Then created federal mediation and conciliation services to help labor and management settle disputes. तो ये सर्विसेज ऑफर की जाती हैं इस लेबर के मुताबिक, इस लेबर एक्ट के मुताबिक, टैफ्ट हार्टली एक्ट के मुताबिक, कि यूनियन जो है इट कैन एक्चुअली सेटल द डिस्प्यूट विद द मैनेजमेंट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन रेलवे लेबर एक्ट है, ये इम्प्लीमेंटेड है अमेरिका के अंदर। हम सिर्फ यहीं तक ये दो पढ़ते हैं, लेबर जो एक्ट है, और देन लैंड्रम ग्रिफिन एक्ट है। रेलवे एक्ट है, गिव्स वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री द राइट टू बार्गेन कलेक्टिवली एंड अलाउड कांग्रेशनल एंड प्रेसिडेंशियल इंटरसेक्शन इन द इवेंट ऑफ एन इम्पेस। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग अलाउ करता है। और ये टॉप लेवल जो है ना बेसिकली कांग्रेशनल लेवल के, और इंटरसेशन इन द इवेंट ऑफ एन इम्पेस, के अगर कोई सपोज ऐसी सिचुएशन अनरेस्ट की बन जाती है, इन दैट सिनेरियो इट अलाउज यू, ठीक है, कि आप जो है किस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। रिमेंबर बच्चों, कुछ जो सेक्टर्स होते हैं ना उनमें अलाउ नहीं है कि आप जो है स्ट्राइक्स करें। ठीक है, तो जिस तरह आप अगर सोचें कि ट्रांसपोर्टेशन में स्ट्राइक हो तो व्हाट वुड हैपन, आपकी पूरी सप्लाई चेन, आपका पूरा बिजनेस जो है इट वुड बी डिसरप्टेड। तो इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट दैट, यहाँ पे सर्टन सेपरेट लॉज दिए गए हैं, सर्टन सेपरेट किस्म की प्रोटेक्शंस दी गई हैं। जो आम यूनियन को, जो बाकी इदारों में यूनियंस को राइट्स हैं, वो यहाँ पे माइट भी डिफरेंट तरह से प्रिडिक्ट किए गए हों, या यहाँ पे डिफरेंट तरह से उनको मॉडल किया गया हो। उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो आम यूनियंस के मुकाबले में डिफरेंट है। इससे पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है। एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अगर होगा तो उससे सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब नहीं होती। Then Landrum Griffin Act, also known as the Labor Management Reporting and Disclosure Act, made union officials accountable for funds, elections and other business and representational matters. ये unions के ऊपर थोड़े से internal matters के ऊपर है। ठीक है, कि इसके अंदर यूनियन के अंदर फंड्स के अंदर कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रही, कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, देन रिक्वायर्स एनुअल फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय यूनियंस एंड बाय इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयड बाय यूनियंस। तो यूनियन के जितने अकाउंट्स होंगे या उनका जितना भी डेटा होगा ना, वो सारे के सारा रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, ये यूनियन के इंटरनल मैटर्स के ऊपर है। एंड द रिक्वायर्स दैट ऑल मेंबर्स बी अलाउड टू वोट बाय सीक्रेट बैलेट। तो जो मैनेजमेंट सेलेक्ट होगी यूनियन की, इट शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम विद इन यूनियन। So that is why जो it would be secret balloting, it will not be raise hand approach, it wouldn't be show off approach, rather it would be secret balloting। और इसके अंदर जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम आपका जो है वो चलाएंगे जो यूनियन के मेंबर्स होंगे। तो वी एंड इट विद दिस पार्ट। आप लोगों ने अब क्या करना है, आप लेबर लॉस का आपको टास्क दिया हुआ है, उनके अंदर सब लोगों ने आप पढ़ना है, चाहे वो आपका पोर्शन है या नहीं है। आपने ये पढ़ना है कि बेसिकली, सॉरी बच्चों, आई स्टॉप रिकॉर्डिंग, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। आप लोगों ने paycheck.pk किसी, मैंने आपको असाइनमेंट दिया है, आप लोगों ने इंडिविजुअली वो करनी है। एक ये भी काम उसमें ऐड करें कि अब सब लोग ये पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में यूनियंस के बारे में इसके क्या लॉज हैं। जिस तरह मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में यूनियंस रिस्ट्रिक्टेड है, या यूनियन के लिए स्ट्राइक्स करना रिस्ट्रिक्टेड है, कि वो स्ट्राइक नहीं कर सकती कुछ इदारों में। जिस तरह डॉक्टर्स को अलाउ नहीं है स्ट्राइक करना, पुलिस को अलाउ नहीं है स्ट्राइक करना, और आर्मी को अलाउ नहीं है स्ट्राइक करना। आप सोचिए अगर आर्मी स्ट्राइक पे चली जाए तो फिर क्या हो, या पुलिस स्ट्राइक पे चली जाए तो फिर तो अमन व अमान तबाह हो जाए, या डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाएं तो उससे क्या हो कि हेल्थ इमरजेंसी नाफिज हो जाए। लेकिन ये सारा होता भी है, वी हैव टू सी दैट। तो आपने पाकिस्तानी लेबर लॉज paycheck.pk पे जो गिवन है उनको पढ़ना है, और उनमें से इसकी एक रिपोर्ट बनानी है कि यूनियंस के बारे में हमारे लॉज क्या कहते हैं। तो कमिंग क्लास में हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। सिया, टिल देन हैव अ ब्लेस्ड टाइम, बल्कि रादर ऑलवेज हैव अ ब्लेस्ड टाइम। तो थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफिज।